उनके वादे तो लोग सालों से देख रहे हैं ना, 1947 से वो तो वादे कर रहे हैं और वो वादे कितने पूरे हुए वो हमें दिख रहा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जिन्होंने ये कहा था। राहुल गांधी तो उनके साथ जाके जेएनयू में खड़े थे। तो युवा के हाथ में क्या थे? युवा के हाथ में पत्थर थे। तो हम यहाँ पर आएंगे तो युवा के हाथ में क्या होगा? उनके पास किताबें हैं, पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए नौकरियाँ हैं। भारत के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग ये समझ चुके हैं कि उनकी जो प्रोग्रेस है, उनका जो विकास अगर उनको करना है इस प्रदेश में और उनके बच्चों को अगर एक अच्छा प्रदेश चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को चुनकर लाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करना पड़ेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मेरे साथ राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा दीप्ति रावत जी मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। मैम, क्या लग रहा है, क्या होगा जम्मू कश्मीर में? किसकी सरकार बन सकती है? आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, जम्मू कश्मीर बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था चुनाव का। बहुत दिन से लोगों को इस बात का इंतज़ार था और आज वो इंतज़ार पूरा भी हुआ है। और सालों से, दशकों से लोगों को इंतज़ार था कि 370 हटेगा, 35A हटेगा और उसके बाद कैसे यहाँ पे चीज़ों में बदलाव आएगा, कैसे महिलाओं की ज़िंदगी में बदलाव आएगा, कैसे एक आम जन की ज़िंदगी में बदलाव आएगा। और वो व्यक्ति ने देखा और उस बदलाव को महसूस किया है इतने समय में। और आज वो एक पॉजिटिव चीज़ के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि जैसे अमन, चैन, सुख, शांति इस प्रदेश में एक पीसफुल स्टेट ये बना रहे, बजाय कि ऐसे लोगों को चुनकर जो अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। तो मुझे लगता है पूरे लोग समर्थन में हैं कि भारतीय जनता पार्टी जी। आप फुल कॉन्फिडेंट है कि जम्मू कश्मीर में जो लंबे वक्त के बाद चुनाव हो रहा है, बीजेपी की सरकार बनेगी? महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा हो या जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जाती है वो यहाँ तक कितना पहुंचा है, और क्या इसके हिसाब से महिलाएं निकलेंगी घर से वोट करने के लिए? देखिए, महिलाएं सबसे पहले वोट निकलेंगी करने के लिए। आप देखिए, जिस हम जो फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन है, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में हमारा, वहाँ पे जब हम जा रहे हैं, सेकंड हर जगह वैसे जा रहे हैं, लेकिन अभी थर्ड फेज़ का तो नॉमिनेशन चल रहा है, बाकी चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ पर जब गाँव के वो, क्योंकि ज़्यादा इंटीरियर इलाका है फर्स्ट फेज़ वाला, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे हर व्यक्ति, हर महिला गाँव में कहती है कि पहले उसको पेंशन कितनी मिलती थी? 200 रुपये। आज उसको 1000 रुपये महीने की पेंशन मिलती है। एक जो वृद्धावस्था पेंशन है, उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी चुनकर आई तो उस पेंशन को 3000 किया जाएगा। ऐसे ही महिलाओं को एक बड़ी राहत है कि कोई एलपीजी का सिलेंडर अगर उसे मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या है, उसको साल में 2 सिलेंडर मिलेंगे। घर की जो एक वरिष्ठ बड़ी महिला है उसको 18,000 रुपये सालाना उसको मिलेंगे। तो ये सारी बड़ी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में लेके आई है, जिससे हमारी बहनों को और हमारी जो बेटियां हैं यहाँ की, उनको लगता है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए, कि हमारे मैनिफेस्टो में है। दूसरा, जो हमने ऑलरेडी किया है 370 हटने के बाद, जिस प्रकार से हमारी जम्मू कश्मीर की बेटियों को प्रॉपर्टी में राइट उनका होता था, लेकिन उनके बच्चों का नहीं होता था, उनके परिवारजन का नहीं होता था, लेकिन आज उनको वो राइट मिल गया है। कैसे हमारे जो जितने हमारे लॉज हैं, आप समझेंगे, जो पॉस्को है, जो हमारा सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस के लॉ हैं, ये कुछ भी यहाँ एप्लीकेबल नहीं थे, लेकिन आज 370 हटने के बाद वो सब एप्लीकेबल हैं। आज हमारी जो वर्किंग वुमेन हैं वो भी अपने आप को सेफ़ महसूस करती हैं। आज गांव में रहने वाली महिला भी अपने आप को सेफ़ महसूस करती है। तो महिला कैसे सशक्त हो, इस सशक्तिकरण के लिए अगर कोई सचमुच काम कर रहा है तो आज वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और जिन पर हर महिला को भरोसा है। तो जम्मू कश्मीर की महिला भी उन पर भरोसा करती है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके, मतलब मोदी के काम पे भरोसा है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन मैम, जो ऑपोजिशन पार्टीज है, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या फिर राहुल गांधी ही क्यों ना हो, ये सब घूम घूम के कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हम काफ़ी कुछ, उन्होंने भी वादे किए हैं। महिलाओं को लेकर भी कहते हैं कि महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सशक्त नहीं है, महिलाओं को और सशक्त बनाएंगे। लॉलीपॉप दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, महिलाओं को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, वो भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। उनको लेकर आप क्या कहेंगे?
देखिए, उनके वादे तो लोग सालों से देख रहे हैं ना, 1947 से वो तो वादे कर रहे हैं और वो वादे कितने पूरे हुए वो हमें दिख रहा है। किस प्रकार से यहाँ एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया कि कोई बाहर से भी नहीं आता था। यहाँ के खुद लोग उनको विस्थापित कर दिया गया, उनको अपने ही प्रदेश में, अपने ही देश में कोई व्यक्ति को अपने गाँव से निकल कर और रिफ्यूज लेना पड़े, उसको कैंप्स में रहना पड़े, वो कहाँ हुआ है? वो इसी देश में हुआ है और इसी प्रदेश में हुआ है, केवल कश्मीर में हुआ है। वो किसके रहते हुआ है? उस वक्त कौन था सरकार में? क्या भारतीय जनता पार्टी थी? उस वक्त यही नेशनल कॉन्फ्रेंस और यही कांग्रेस पार्टी की मिली भगत थी, यही पीडीपी थी, यही लोग थे उस वक्त। और उस वक्त जब घाटी जल रही थी तब ये लोग कहाँ थे? तब ये लोग आराम से लंदन में बैठे थे, इनके बच्चे बाहर विदेशों लेकिन में। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मैं कश्मीर का बेटा हूँ। देखिए, वो तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ के बेटे हो जाते हैं। कहीं के कुछ वो असली नाम ना उनको पता है, ना ये पता है वो एक्चुअली में क्या फॉलो करते हैं। उनके बारे में किसी को बहुत संदिग्ध है, मतलब कुछ बहुत ही चीज़ें ऐसी हैं। इस बीच वो जब भी आते हैं यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए, वो इस तरह की बयान दे रहे हैं कि मेरा कश्मीर से एक अलग लगाव है। हमने देखा कि उन्होंने अपना भारत जोड़ो यात्रा का जो क्लोजिंग सेरेमनी था वो भी उन्होंने यहाँ पे किया, बर्फ से भी खेले, अभी घूम घूम के आइसक्रीम भी खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। वो बात एक तरफ है, लेकिन वो जिस तरह की बयान दे रहे हैं कि मेरा कश्मीर से एक पुराना रिश्ता है, मेरे खून में है, स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, वो क्या जो इमोशनल प्ले कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस पे जनता जाएगी? देखिए, उनको ये बात क्लियर करनी पड़ेगी कि एनसी का जो एजेंडा है वो लोगों को बात ये कर रहे हैं कि मैं कश्मीर का बेटा हूँ, इमोशनली शायद जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाएगा और सोचेगा कि सचमुच में क्या ये कश्मीरियत के साथ है, क्या ये हमारी जो संस्कृति है, क्या ये सचमुच उसके साथ है, तो उनको पता लगेगा कि ये कैसे डुअल फेसेस लेके ये लोग चलते हैं। अब आप देखिए कि इनकी जो अलायंस है वो एनसी के साथ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है वो क्या कहता है? वो कहता है यहाँ अलग झंडा होना चाहिए, वो कहता है 370 हम वापस लेकर आएंगे, वो कहता है कि हम सब कुछ अलग करेंगे, अलगाववाद को और बढ़ाएंगे। वो जिस प्रकार से उनकी बातें हैं, और जैसे हमारे जो हरि पर्वत है और जो हमारा शंकराचार्य पर्वत है उसका भी नाम, तो ये भी कह रहे हैं कि अफजल गुरु को फांसी जो दी गई वो गलत दी गई। देखिए, अफजल गुरु को फांसी दी गई, वो हमेशा से जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिन्होंने ये कहा था, राहुल गांधी तो उनके साथ जाके जेएनयू में खड़े थे, तो वो हैं ही भारत के, हमेशा भारत के बंटवारे में कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ रहा है मैं कहूँगी। और आज भी भारत को जाति में, उसको क्षेत्रवाद में किस तरीके से बांटा जाए, हर जगह जातिवाद की बात की जाए, आज भी वो उसी की बात कर रहे हैं। आज भारत को वो जातिवाद में बांटना चाहते हैं। पहले उन्होंने एक धर्म में इसको बांटा, तो वो लगातार भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज भारत के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग ये समझ चुके हैं कि उनकी जो प्रोग्रेस है, उनका जो विकास अगर उनको करना है इस प्रदेश में, और उनके बच्चों को अगर एक अच्छा प्रदेश चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी को चुनकर लाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पूरा एक बॉर्डर, एक सेंसिटिव प्रदेश में है। जब तक कि एक स्ट्रॉन्ग भारत, एक मजबूत भारत, एक मजबूत कश्मीर और नहीं बनेगा, तो मुझे लगता है कि आगे जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए हम अच्छा एक एग्जाम्पल नहीं रख पाएंगे। हमने देखा कि किस प्रकार से जब ये लोग शासन में थे तो युवा के हाथ में क्या थे? युवा के हाथ में पत्थर थे। और आज जब हम भारतीय जनता पार्टी है और जब हम यहाँ पर आएंगे तो युवा के हाथ में क्या होगा? उनके पास किताबें हैं, पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए नौकरियाँ हैं। तो कौन उनको किस तरफ धक्का देने की कोशिश कर रहा है, ये हमें दिख रहा है। मैम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनेगी? फुल कॉन्फिडेंट है वो आपने बताया, आपने मोदी की सारी स्कीम्स बताई, महिलाएं कितनी सशक्त है वो भी आपने बताया, लेकिन ये जो अलायंस हुआ है कांग्रेस पार्टी और एनसी के बीच में, क्या उसका कोई नुकसान आप लोगों को मिल सकता है? देखिए, उसका नुकसान हमें कोई नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आज अगर कांग्रेस अपने एजेंडे पे लड़ती है, आज जो एनसी की एजेंडा है, वो जो संस्कृति को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, वो जो सब कुछ हटाने की और बदलने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो कांग्रेस है ये उनके साथ मिली हुई है, वो भी यही चाहती है जो उनके साथ है, लेकिन साफ साफ नहीं कह रही है। तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा एक संस्कृति को बचाने की और अपनी सब चीज़ें और मजबूत करने की बात करती है। तो हमारी जो आइडियोलॉजी है वो कम्प्लीटली उससे ऑपोजिट है, डिफरेंट है। जो लोग यहाँ, मैंने पहले ही कहा कि लोग चाहते हैं कि उनको अमन, चैन, शांति और एक खुशहाल कश्मीर मिले। यहाँ जैसे टूरिज्म में इतना बढ़ावा हुआ है, आप
पिछले ही कुछ सालों में देखेंगे यहाँ पे हाईवेज बन रहे हैं, आप देखेंगे कितनी ज़्यादा मतलब कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी। तो ये सब डेवलपमेंट सबको दिख रहा है और सब चाहते हैं कि ऐसा ही डेवलपमेंट चलता रहे, तो भारतीय जनता पार्टी ही चुन कर आएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ दीप्ति रावत जी। उनका साफ कहना है कि अमन, सुख, चैन और शांति के लिए जनता जो है वो मोदी की सरकार चुनेगी, यानी कि बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनेगी। हालांकि देखना ये होगा कि किसकी सरकार बनती है। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में दिलचस्प लड़ाई भी है, लेकिन नतीजे ये बयां करेंगे कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।